हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पाठ योजना यानी लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है और उसके अंतर्गत प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस को बनाते टाइम हमें किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है ताकि हमारा लेसन प्लान अच्छे से प्रिपेयर हो सके और हम क्लास में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। तो गाइस, पाठ योजना क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। तो पाठ योजना जो होती है ये एक टीचर की पूर्व तैयारी होती है, प्रीवियस प्रिपरेशन होता है। यानी जो टीचर होता है वो जब क्लास जाता है, क्लास में जाने से पहले वो पहले की जो तैयारी करता है या पहले मतलब क्लास में जाने से पहले का जो प्लान बनाता है, प्लानिंग करता है, उसी को कहा जाता है पाठ योजना, ताकि वो अपने क्लास को एक सुचारू तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कर सके। तो उसी के लिए पहले से वो अपना लेसन प्लान बना लेता है। और ये बीएलएड थर्ड ईयर अभी जो बीएलएड थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है, क्योंकि वो भी उनका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें उनको पाठ योजना बना करके क्लास में प्रेजेंट करना है, तो उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। तो वो अच्छे से इसको देखें और अपने जो फ्रेंड सर्किल हैं, उनके जो बाकी फ्रेंड्स हैं, उनमें शेयर कर दें ताकि वो लोग भी अच्छे से जान सकें और समझ सकें। तो चलिए गाइस, देखते हैं पाठ योजना कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम एक उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को या मॉडल कहें अभी यहाँ आपको दिखा रहे हैं, बाकी उसके बाद हम दिखाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को एक एक पूरा पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम ऐसे देख लेते हैं। तो जैसे पाठ योजना संख्या हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण और चक्र, अवधि इस तरीके से लिखेंगे। विषय यानी सब्जेक्ट, प्रकरण यानी टॉपिक, दिनांक डेट, कक्षा क्लास, और फिर उसके बाद टाइम ड्यूरेशन चक्र, ड्यूरेशन मीन्स अवधि हो जाएगा, और चक्र यानी पीरियड, कौन सा पीरियड है, और अवधि टाइम ड्यूरेशन यानी कितना टाइम लग रहा है। और गाइज, आप लोगों को प्रकरण यानी टॉपिक के नीचे अंडरलाइन ज़रूर करना है, क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट या पढ़ा रहे हैं उसके अंतर्गत जो टॉपिक आता है उसको अंडरलाइन, अगर आप क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं तो अंडरलाइन करें ताकि पता चले कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। फिर गाइस, उसके बाद है हमें सामान्य उद्देश्य लिखना रहता है। सामान्य उद्देश्य जो होता है आपके विषय से संबंधित रहता है। जैसे कि अगर भूगोल विषय आप पढ़ा रहे हैं, भूगोल विषय के अंतर्गत अगर आप यूनिवर्स या ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं या कोई अन्य चीज़ बता रहे हैं, तो भूगोल विषय के बारे में आप जो करेंगे वो समान उद्देश्य होगा। यानी आप भूगोल का जो एक उद्देश्य होता है वो समान उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। और फिर उसके बाद भूगोल के अंतर्गत जो ब्रह्मांड टॉपिक आप विशेष टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। यानी आप ब्रह्मांड पढ़ा रहे हैं तो उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो जो विशिष्ट उद्देश्य है ये प्रकरण से संबंधित या टॉपिक से संबंधित होता है, और जो समान उद्देश्य होता है ये सब्जेक्ट से संबंधित होता है या विषय से संबंधित होता है। फिर गाइस, उसके बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री यानी शिक्षण, अपने जो आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या टूल्स या कोई भी वस्तु यूज कर रहे हैं ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएँ, तो उसे ही कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग एड मटेरियल। फिर गाइस, इसके बाद है पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। अब अगर आपको प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से निकलवाना है तो प्रस्तावना प्रश्न हमेशा पूर्व ज्ञान से संबंधित रहना चाहिए। अभी हम आप लोगों को प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें भी बताएंगे, लेकिन अभी ऐसे हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो जो हमें प्रस्तावना प्रश्न करना है वो पूर्व ज्ञान से यानी हमारे प्रीवियस नॉलेज से, बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से कोरिलेट रहना चाहिए, यानी जुड़ा रहना चाहिए, ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट रहे वो टॉपिक या सब्जेक्ट पर बना रहे। फिर गाइस, उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जब समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है तो फिर उसके बाद हम बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये कहना रहता है उद्देश्य कथन यानी एम ऑफ स्टेटमेंट। तो गाइस, इसमें रहता है कि बच्चों से ये कहना रहता है कि प्रिय विद्यार्थियों या बच्चों, आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत ब्रह्मांड टॉपिक के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हमें लिखना रहता है अपने फाइल में। फिर उसके बाद है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। अब हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे कि कैसे हमें जो टॉपिक है एक्सप्लेन करना है।
तो हम उसमें सबसे पहले बच्चों से उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछेंगे उस टॉपिक से। उसको कहा जाता है विकासात्मक प्रश्न, इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। फिर अब जब बच्चे बता लेते हैं, कुछ हो सकता है बच्चे ना बता पाएँ तो हम उसका एक्सप्लेनेशन पहले देते हैं कि कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद जब बच्चों को अच्छे से हम समझा देते हैं तो हम फिर बच्चों से पूछते हैं कि आपको जो समझाया गया है वो चीज़ आया है कि नहीं। तो प्रश्नों के माध्यम से हम पूछते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को बोधात्मक प्रश्न या कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन कहा जाता है। इसी से पता चलता है कि बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। फिर गाइस उसके बाद जब ये हो जाता है तो फिर श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क दिया जाता है बच्चों को। अगर आप कुछ चीज़ समझाए हैं तो उनको अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहेंगे, या आपको कुछ समझाना है तो आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षण कार्य, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्पेक्शन वर्क। इसमें आप बच्चों से निरीक्षण करेंगे क्लास में घूम कर कि बच्चे अच्छे से जो लिखवाए हैं या पढ़ाए हैं लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। फिर गाइस उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन, रिपीटेशन क्वेश्चन, यानी बच्चों से आप फिर वही प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को समझ में आ गया है कि नहीं। जो आप पढ़ाए हैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। ऐसा नहीं है जो आप पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं उसके बारे में पूछ लें, ऐसा नहीं करना है। आप जो पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से पूछना है। फिर गाइस लास्ट में गृह कार्य यानी होमवर्क देना है बच्चों को, और होमवर्क जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होना चाहिए। ये नहीं कि हम उनको बस दे दें कि पैराग्राफ में लिख कर आओ या इसका आंसर लिख कर आओ, ऐसा नहीं। हमें जो प्रश्न देना है बच्चों को होमवर्क के लिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप देना है। फिर गाइस हम देख लेते हैं इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन यानी प्रस्तावना बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि हमारा जो प्रस्तावना प्रश्न है, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन है, वो इफ़ेक्टिव हो सके। तो गाइस जो प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन है उसको बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एक चीज़ ये है कि आप जो प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हैं वो उनकी प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। अगर किसी चीज़ के बारे में आप उनसे मतलब कोई भी टॉपिक आप प्रारंभ करने जा रहे हैं क्लास में या समझाने जा रहे हैं तो उसके बारे में बच्चे क्या जानते हैं, प्रीवियस नॉलेज उनका चेक करना है। ये नहीं कि हम कुछ अलग ही पूछ लें, उनसे उनके दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न रहना चाहिए। फिर गाइस उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है कि अगर बच्चों से हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो यस या नो में आंसर नहीं आना चाहिए। कि आप खाना खाते हैं तो बच्चे कहें हाँ, आप घर यहाँ से जाने के बाद टीवी देखते हैं, बच्चे कहें नहीं या हाँ। तो इस तरीके से हमें नहीं पूछना है। यस आर हाँ या ना में यानी यस आर नो में आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं करने हैं। और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि प्रश्न जो बच्चों से हम पूछें उसका निश्चित उत्तर रहना चाहिए। जैसे कि अगर हमें बच्चों से पूछना, अगर हमें बच्चों से ब्रह्मांड के बारे में बच्चों को पढ़ाना है तो हम ये नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ से आते हैं या आप कहाँ रहते हैं। अगर ऐसा आप पूछेंगे तो कुछ बच्चे बताएंगे कि मैं घर में रहता हूँ, कुछ बच्चे बताएंगे मैं मकान में या कमरे में रहता हूँ, कुछ लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताने लगेंगे, कुछ लोग अपने घर का नाम बताने लगेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मतलब आंसर आने लगेंगे। यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन में। यहाँ ऐसे प्रश्न पूछना है जैसे उसका एक निश्चित उत्तर हो, इस तरीके से यहाँ करना है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि कम से कम 3 या 4 प्रश्नों में मतलब 3 या 4 प्रश्न आप पूछें, उसके बाद टॉपिक का नाम आ जाना चाहिए। नहीं आए तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 या 4 क्वेश्चन प्रस्तावना प्रश्न में पूछे जाने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और फिर उसके बाद है कि जो प्रश्न पूछे जाएं बच्चों से वो उनकी रुचि के अनुसार हो, उसमें बच्चों को इंटरेस्ट लगे, वो बताने के लिए इच्छुक हों। तो इस तरीके से होना चाहिए। और वो प्रश्न उनके दैनिक जीवन से यानी डेली लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए ताकि वो बच्चे अच्छे से बताएं और प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग उससे जोड़ करके वो नए ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य ही होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न एक है कि इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे कि अब उपग्रह पढ़ाना है तो आप डायरेक्ट नहीं क्लास में जाएंगे, उपग्रह के बारे में नहीं बताने लगेंगे। आप पहले बच्चों से उनका पूर्व ज्ञान लेंगे, उनसे कहेंगे कि हम किस ग्रह पर रहते हैं या किस प्लेनेट पर रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। फिर आप और प्रस्तावना प्रश्न में एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, मतलब सबसे ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमें जो भी प्रश्न करना है उसका जो आंसर आएगा उसी
आंसर से दूसरा प्रश्न करना है, यानी हमें लिंक जो मतलब एक दूसरे को जोड़ करके क्वेश्चन बच्चों से करना है। जैसे कि यहाँ पूछा गया हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो बच्चों का आंसर आया पृथ्वी पर रहते हैं, तब पृथ्वी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन करो। फिर जो उत्तर आए फिर इस उत्तर से रिलेटेड यहाँ करो, यानी एक इसमें कड़ी रहनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ाव रहना चाहिए। तो पृथ्वी पर रात के समय आकाश में या स्काई में क्या दिखाई देता है, तो पृथ्वी पर रात के समय आकाश में चंद्रमा तारे दिखाई देते हैं, यही सब बच्चे बताएंगे। फिर उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, तो चंद्रमा पृथ्वी का बच्चे अगर बता लेंगे उपग्रह है, सैटेलाइट है, तब ठीक है। अगर नहीं बता पाते हैं तो आप एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तो फिर कहेंगे उद्देश्य कथन यानी एम ऑफ स्टेटमेंट, कि आज हम इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कुछ इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, जैसे कि है पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है। पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी मनुष्य है। सबसे ज़्यादा अवेयरनेस किसके अंतर्गत है, मतलब अंदर आता है, तो मनुष्य के ही अंदर आता है, यानी सबसे ज़्यादा चिंतनशील या अवेयरनेस जो जिस प्राणी में है उसको मनुष्य कहा जाता है, तो बच्चे मनुष्य बताएंगे। फिर उसके बाद हम पूछ सकते हैं कि मनुष्य भोजन में क्या क्या खाते हैं, तो मनुष्य भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी इस तरीके से भोजन मतलब खाना खाते हैं। तो जो दाल चावल सब्जी रोटी ये कैसा भोजन है, तो हो सकता है बच्चे बताएं ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, या कुछ भी इस तरीके से वो कोई आंसर दे सकते हैं। तब फिर आप उनको बताएं, एक्सप्लेन करके बताएंगे कि पौष्टिक भोजन या संतुलित आहार बैलेंस्ड डाइट आप अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चों से तब फिर कहेंगे कि आज हम इस विषय के अंतर्गत यानी विज्ञान विषय के अंतर्गत पौष्टिक भोजन या संतुलित आहार के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आप बच्चों से टॉपिक निकलवाएंगे। फिर गाइज इस तरीके से एक प्रस्तावना प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे अगर हमें बच्चों को ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाना है तो हम पहले बच्चों से कहेंगे कि हम किस ग्रह पर रहते हैं। बच्चे कहेंगे हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर नीले रंग का क्या दिखाई देता है, तो बच्चे कहेंगे आसमान दिखाई देता है। आसमान में क्या दिखाई देता है, आसमान में सूर्य चंद्रमा तारे आकाशगंगा दिखाई देते हैं। तो सूर्य चंद्रमा तारे आकाशगंगा उल्कापिंड मिलकर क्या बनाते हैं, तो हो सकता है बच्चे ना बता पाएँ, तो आप बताइएगा उद्देश्य कथन में कि आज इसके बारे में हम इस विषय के अंतर्गत ब्रह्मांड के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक दूसरे से ये क्वेश्चन जो है आंसर जुड़े हुए हैं यानी लिंक्ड हैं। तो हमें क्वेश्चन और आंसर के बीच एक लिंक लिंक स्थापित करना ज़रूरी है ताकि बच्चे जुड़ पाएँ। तो गाइज मुझे आशा है आप लोगों को प्रस्तावना प्रश्न बनाना आ गया होगा और उसको बनाते समय कौन सी बातों को मतलब किन विशेष बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगर आपको लेसन प्लान के बारे में चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।